छोटे से कस्बे में एक साधारण से घर के बंद दरवाजों के पीछे एक दुखद कहानी पनप रही थी। यह कहानी है कविता की, एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके पति रमेश की अंतहीन इच्छाओं की बलि चढ़ रही थी। रमेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी शारीरिक इच्छाओं के आगे अपनी पत्नी की भलाई का कोई ख्याल नहीं था। कविता, जो एक शांत स्वभाव वाली महिला थी और अपनी उम्र के अंतिम 20वें दशक में थी, ने 5 साल पहले रमेश से शादी की थी। रमेश एक स्थानीय व्यापारी था और कविता ने शादी के बाद अपनी जिंदगी को प्रेम, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित करने की उम्मीदें बांध रखी थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कविता को एहसास हुआ कि रमेश की शादी की परिभाषा उससे बिल्कुल अलग थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही रमेश की शारीरिक संबंधों की लगातार मांग कविता के लिए तनाव का स्रोत बन गई। जो शुरुआत में केवल बार बार की मांग थी, वह धीरे धीरे एक असहनीय रूटीन में बदल गई। रमेश दिन में कई बार, हर दिन, बिना कविता की भावनात्मक या शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना शारीरिक संबंध की मांग करता। कविता खुद को थकावट, दर्द और डर के एक चक्र में फंसी हुई पाती। जैसे शारीरिक संबंध बनाना ही है तो पति पति दोनों का सहमत होता है ना, लेकिन जहाँ तक हमसे होता है तो हम ठीक हैं। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे तो हम बोलते थे तो उसके लिए हमको मारपीट करते थे। हम 1 महीना बर्दाश्त किए, उसके बाद आराम से ही हम अपने घर गए। कविता ने रमेश से समझाने की कोशिश की कि वह उसकी मांगों की आवृत्ति से असहज है, लेकिन रमेश ने उसकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया। उस पर बुरी पत्नी होने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि उसकी वफादारी पर भी सवाल उठाया। रमेश का सेक्स के प्रति जुनून उसे पूरी तरह से घेर चुका था और जब कविता उसकी इच्छाओं को पूरा करने से इनकार करती तो वह और भी आक्रामक हो जाता। विवाहशैया, जो प्रेम और आराम का स्थान होना चाहिए था, कविता के लिए एक भय का स्थान बन गया। पूर्णिया के इस छोटे से कस्बे में, जहाँ पारंपरिक मूल्य सर्वोपरि हैं, कविता को लगा कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। वह अपने माता पिता से बात नहीं कर सकती थी, इस डर से कि वे उसे एक अच्छी पत्नी न होने के लिए दोषी ठहराएंगे। उसकी समाज में वैवाहिक समस्याओं के साथ जुड़ी शर्म और कलंक ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जब उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे एडजस्ट करने और अपने पति की ज़रूरतों को पूरा करने की सलाह दी, जिससे यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि एक महिला का मूल्य उसके पति को संतुष्ट करने की क्षमता से जुड़ा है। जैसे जैसे साल बीतते गए, कविता का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगा। रमेश के लगातार दबाव और भावनात्मक अत्याचार ने उसे अकेला और निराश महसूस कराया। वह अक्सर घंटों बिस्तर में पड़ी रहती, उसका शरीर दर्द में और आत्मा टूट चुकी होती। अपने कष्टों के बावजूद कविता ने सामान्यता का दिखावा किया, यह डरते हुए कि अगर उसकी शादी की सच्चाई सामने आ गई तो परिणाम क्या होंगे। एक शाम रमेश के साथ एक विशेष रूप से क्रूर घटना के बाद कविता खुद को आईने के सामने खड़ी फाई अपने उस प्रतिबिंब को देख रही थी जिसे वह मुश्किल से पहचान पाई। उसने उस महिला को देखा जिसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, जिसे उसके पति की खुशी के लिए केवल एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब इस यातना को और सहन नहीं कर सकती। अपनी सीमाओं के अंत तक पहुंचकर कविता ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। उसने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रमेश पर वैवाहिक बलात्कार और भावनात्मक अत्याचार का आरोप लगाया। यह खबर पूर्णिया में आग की तरह फैल गई और कस्बे में सभी ने इस मामले को लेकर अपने अपने पक्ष लिए। कुछ लोगों ने कविता की बहादुरी की सराहना की, जबकि अन्य ने उसे अपने परिवार पर कलंक लाने के लिए निंदा की। जो कानूनी लड़ाई शुरू हुई वह बेहद कठिन थी। कविता को तीव्र जांच और विरोध का सामना करना पड़ा, जहां रमेश के परिवार और यहां तक कि उसके अपने परिवार के कुछ सदस्यों ने भी उस पर आरोपों को गढ़ने का आरोप लगाया। अदालत में कविता ने अपने वैवाहिक जीवन की भयावहता को विस्तार से बताया, जिसमें उसने अपने पति के हाथों रोजाना होने वाले अत्याचार का वर्णन किया। उसकी गवाही उन अंधेरे हकीकतों की याद दिलाने वाली थी जिसका सामना कई महिलाएं चुप्पी में करती हैं। दूसरी ओर रमेश ने सभी आरोपों से इनकार किया, ये दावा करते हुए कि वह केवल अपने वैवाहिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा था। उसकी रक्षा टीम ने तर्क दिया कि कविता अत्यधिक प्रतिक्रिया कर रही थी और उसके आरोप निराधार थे। ये मुकदमा महिलाओं के अधिकारों और वैवाहिक बलात्कार पर बहस का केंद्र बन गया, जिसमें कार्यकर्ता कविता के पक्ष में खड़े होकर उन महिलाओं की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे जो दुर्व्यवहार वाले विवाहों में फंसी हुई थीं। कई महीनों की कानूनी खींचतान के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
रमेश को वैवाहिक बलात्कार का दोषी पाया गया और उसे एक लंबी जेल की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले को क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा गया, जिसने भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम की। कविता की कहानी ने कई ऐसी महिलाओं के दिलों को छू लिया जिन्होंने चुप्पी में पीड़ा सहन की थी और उन्हें अपने दुर्व्यवहार के अनुभवों के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया। अपने पति और उन सामाजिक मानदंडों के खिलाफ खड़े होने के लिए उसकी बहादुरी, जो उसे दबा रहे थे, उसे दृढ़ता और आशा का प्रतीक बना दिया। मुकदमे के बाद कविता ने अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना शुरू किया। उसने पूर्णिया छोड़ दिया और एक नए शहर में चली गई, जहां वह अपने अतीत की भयावह यादों से दूर एक नई शुरुआत की तलाश में थी। एक महिला सहायता समूह की मदद से उसने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान वापस पा लिया। कविता ने एक काउंसलर के रूप में काम करना शुरू किया, उन अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए जो इसी तरह की कठिनाइयों से गुजर रही थीं, अपनी कहानी को ताकत और सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए। कविता की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसकी गरिमा और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उसका दृढ़ निश्चय परिवर्तन के रास्ते खोलता गया। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक बेहतर कल की आशा होती है। यह इस मुद्दे की गंभीरता को भी रेखांकित करता है कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है जो आज भी कई हिस्सों में चुप्पी और कलंक के पर्दे में छिपा हुआ है। आखिर में कविता की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने जीवित रहने के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए और इस अटूट विश्वास के लिए लड़ाई लड़ी कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसने अपने लिए और अपने जैसे अन्य लोगों के लिए न्याय की मांग करने और दुर्व्यवहार से मुक्त जीवन जीने के लिए संघर्ष किया। उसकी बहादुरी और संघर्ष की यह कहानी अनगिनत महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और एक बेहतर जीवन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।